नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल बी यू पे। और आई होप आप लोग सब मस्त हो, व्यस्त हो और स्वस्थ हो। आज का जो पॉडकास्ट है ना, इतना खतरनाक होने वाला है कि रजाई को ना ऐसे दूर फेंक के मारोगे। नहीं यकीन आ रहा ना, तो 1 मिनट रुको, मैं एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ, जरा देखो इसको। है ना? लेकिन पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले एक दो चीजों को मैं और आपको एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे आए हो, टाइम दोगे 15 मिनट, 20 मिनट या 1 घंटा, उससे पहले आपको पता लगना चाहिए कि आज के पॉडकास्ट से आप क्या सीख रहे हो और किसको सुनने जा रहे हो। देखो, वैसे तो इनके अवार्ड्स की लिस्ट ना इतनी लंबी है, मुझे ना देखनी ही पड़ेगी, बिना देखे मैं बोल नहीं पाऊंगा। First male boxer to win gold medal in Commonwealth and Asian Game. First Indian boxer to win 3 medal in Asian Game and 3 times Olympian Arjun Award and Bheem Award. तो भाई तैयार हो जाओ आज के भयंकर पॉडकास्ट के लिए। सारी चीजें का डिस्कशन हुआ है, सारी चीजें, कैसे बॉक्सिंग करी, क्या मिला बॉक्सिंग से, मतलब बॉक्सिंग इज अ ब्रूटल गेम। और उसको करने के बाद ना जो इंसान निकल के आया है, कहता है हीरा निकल के आया है, तो वैसे ही वाला पॉडकास्ट है। तो प्लीज आप इंजॉय करो और अपनी फैमिली के साथ देखना। और इस ये पॉडकास्ट कैसा लगा और ऐसे पॉडकास्ट और चाहते हो आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको मिले और ऐसे गेस्ट से मिलवाएं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। बाकी चलो पॉडकास्ट को कर देते हैं शुरू। यूएस के कोच थे और वो मेरी ट्रेनिंग कराया करते थे। तो मैंने उनको काफ़ी टाइम रियलाइज़ किया। 3 साल के बाद मैंने उनसे पूछा कि रोन, व्हाई डोंट यू लाई? आई हैव नेवर हर्ड यू लाइंग। तो फिर उसने मेरे को बहुत अच्छी बात बोली, यू ओनली लाई व्हेन यू आर अफ्रेड। आप उनको लाई नहीं कर सकते। रिंग के अंदर आपको पंच लग रहे हैं, दम 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 दम। सबसे पहले मैं अभी वाणी में नॉकआउट हुआ था। एक लड़के ने मेरे को पेट में मार दिया, मैं बैठ गया और मेरे को सांस नहीं आ रहा है। और फिर मैं थोड़ी देर के बाद खड़ा हुआ, फिर दोबारा बॉक्सिंग की। ऐसे ही कई बार कैंप्स में भी हो जाता है। मतलब पंच आपको पंच ये नहीं देखता कि विकास का चेहरा है या टाइसन का चेहरा है। पंच तो चिन्ह देखता है। एक बार मैं ऐसे मैं अब बात बता रहा हूँ, मैं एक यूएस के अंदर था और मैंने कुछ गलती कर दी, मेरे को पंच लग गया और मेरे को कुछ घंटों तक वो आपकी है ना, जब आप नॉक डाउन होते हो या आपको हार्ड पंच लगता है तो आपकी वो मेमोरी ब्लॉक हो जाती है कुछ घंटे के लिए। तो मेरे को, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ यार, मैं किस तरीके से गया था। मेरे को वो याद है कि मैं किस तरीके से वहाँ गया था। 2021 के अंदर ओलंपिक से 10 दिन पहले मेरा कंधा टूट गया, ये डिसलोकेट हो गया। और आई वॉज ट्रेनिंग वेरी मच हार्ड, आई वॉज वेरी मच सीरियस। और परंतु मेरे को नहीं पता भगवान क्या चाहते थे, मेरा कंधा टूट गया। मैं ओलंपिक के अंदर जिस लड़की को मैंने हराया था, मैं उससे हार गया। अब उसके बाद मैं घर आ रहा हूँ। को काफ़ी फाइट्स डिफ़िकल्ट रही हैं और काफ़ियों को मैंने मैनेज भी किया है। जो सबसे डिफ़िकल्ट फाइट मेरी ये ओलंपिक्स वाली रही है। 2021 ओलंपिक्स खेल रहा था मैं टोक्यो। मेरा हाथ डिसलोकेट था, या चल नहीं रहा था मेरा, और उस लड़की को मैंने पहले हराया था। तो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था मेरे लिए। जैसे मैं किसी दिन प्रे कर रहा था कि मैं नेशनल के अंदर चैम्पियन हूँ और मैं एक नॉर्मल सी जॉब लगूँ और अपने मदर फादर के साथ रहूँ खुशी से। ये मेरा सपना था। जैसे ही मैं एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल लिया, मैं हरियाणा पुलिस के अंदर डीएसपी लग गया। तो जैसा मैंने इंट्रो दिया था, तो पर्सनैलिटी तो आपके सामने ही है, देख लो अब तो। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हो आप? जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। और थैंक यू सो मच, आप इतनी दूर से ट्रैवल करके आए आज इस पॉडकास्ट के लिए। जी। तो सर बताओ थोड़ा सा अपने बारे में, जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, बॉक्सिंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरे फादर चाहते थे कि मेरा लड़का स्ट्रॉन्ग हो, जैसे हीमैन टाइप, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, इस तरीके से मेरे फादर स्ट्रॉन्ग हो, मेरे फादर चाहते थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को बॉक्सिंग कराया और फिर बॉक्सिंग को मैंने एज ए कैरियर चूज़ कर लिया। ओके। और 2010 में आप इंडिया के लिए गोल्ड भी लेके आए थे। जी। तो जब गोल्ड जीता था, जो वो वाली फाइट थी, क्या चल रहा था उस समय माइंड में? क्या क्या प्रिपरेशन करके आए थे, क्या माइंड में सोच के आए थे? वो वाला मेरे को जर्नी शेयर करो प्लीज, क्योंकि आप ये चीज शेयर करोगे ना, तो जो यूथ आज आपको सुन रहा है, बहुत तगड़ा हिसाब किताब होने वाला है, मेरे को लग रहा है। मैं उस समय, आज से वो 13 साल हो चुके उन बातों को। 2010 के अंदर मैंने एशियन गेम्स से गोल्ड मेडल जीता था और देन आई बिकेम द यंगेस्ट वन टू विन एशियन गेम्स गोल्ड। तो दैट वाज क्वाइट अ बिग फीस्ट फॉर मी। और जैसे मैं वहाँ पे गया तो मैं कोई गोल्ड मेडल सोच के नहीं गया था, बट माय फादर यूज्ड टू बिलीव कि मेरा बेटा को कोई हरा नहीं सकता, ये गोल्ड मेडल जीतेगा। तो जैसे मैं फ़ाइट लड़ता गया, मैं बेटर होता गया। पहली फ़ाइट मेरी सही थी, दूसरी उससे बेटर थी, फिर तीसरी बेटर थी, चौथी उससे बेटर थी, और जो फिफ्थ वाली हुई वो चाइना के क्राउड के सामने थी मेरी, चाइना के बॉक्सर के साथ।
तो उसके अंदर काफ़ी मेरा प्रेशरस महसूस हो रहा था। बट लेकिन रिंग में जाने के बाद मेरे को काफ़ी कॉन्फिडेंस महसूस हुआ। वो बाउट जैसे-तैसे करके मैं जीत गया। मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैं किस तरीके से जीता। हुँ। वो बाउट बाद में देखता हूँ तो फिर मैं खुद को सोचता हूँ मैं किस तरीके से जीता। मतलब मैं उन चीज़ों को बयान नहीं कर सकता। और ऑफ़ कोर्स यार सबको प्राउड मोमेंट फ़ील होता है। अंदर मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। परंतु जैसे खुशी होने के बाद है ना, जैसे ही अगले दिन मैं उठा वैसे ही मेरे को घमंड होना स्टार्ट हो गया है। अच्छा। हाँ, नहीं ओके। क्योंकि आपको खुशी थोड़ी देर के लिए रहती है, फिर आपको घमंड होना स्टार्ट होगा कि आप एशियन गेम्स से गोल्ड मेडलिस्ट हो। हुँ। क्योंकि खुशी ज़्यादा ज़्यादा देर अगर रहेगी तो फिर वो घमंड हो जाएगा। जैसे आज के दिन हम किसी खिलाड़ी के अंदर देखते हैं, आज के दिन वो खुश है उसने कोई फ़ीट अचीव करी, लेकिन लेटर जाके उसके अंदर घमंड हो जाता है। तो खुशी क कुछ पल की थी, उसके बाद फिर थोड़ा-सा घमंड हो गया, फिर मैंने अपने आप को दोबारा कंपोज़ किया, फिर देन आई गेट बैक ऑन द ट्रैक। ओके। बट जैसे हम बॉक्सिंग देखते हैं, हम तो टीवी पे ही देखी है, ठीक है? जी, जैसे आपकी भी कल मैं बहुत सारी फाइट्स देख रहा था, तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि मैं कल इनके साथ में बैठने वाला हूँ। बॉक्सिंग एग्रेशन का गेम है या कामनेस का गेम है? देखो अलग-अलग तरीके के बॉक्सर्स हैं। अब कोई बच्चा एग्रेशन से भी जीत सकता है, कोई बच्चा मतलब माइंड से भी जीत सकता है, कोई स्पीड से भी जीत सकता है, कोई पावर से भी जीत सकता है। वो सबके अलग-अलग खेलने की स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो मेरा जो गेम है वो माइंड का गेम है। हुँ। अब मैं माइंड से अगले को तोड़ूँगा और फिर उसको हराऊँगा। और अगर मेरा माइंड यूज़ नहीं होता फिर मैं पावर का भी यूज़ करूँगा, फिर मैं स्पीड का भी यूज़ करूँगा। मतलब मैं गॉड गिफ्टेड हूँ। मैं गॉड गिफ्टेड हूँ, रिंग के अंदर जाके मेरा दिमाग काम करता है अच्छे तरीके से और मेरे अंदर भगवान ने बहुत अच्छी स्पीड दी है, स्पीड भी बहुत फ़ास्ट है मेरी। और मेरे मेरे वेट के अनुसार मेरे हाथ बहुत भारी हैं, तो मेरे के अंदर पावर भी भगवान ने दी है। तो आई एम ए गॉड गिफ्टेड गाय। इस ओके। तरीके से मैं खुद को देखता हूँ। और जिस तरीके से फाइट की सिचुएशन होती है, अब सपोज़ मान लें उसके अंदर मेरे से ज़्यादा पावर है किसी के अंदर, हुँ। तो आई विल रिलाई ऑन स्पीड। अगर किसी के अंदर स्पीड ज़्यादा, फिर आई विल रिलाई ऑन माई माइंड और टेक्निक्स, फिर उन चीज़ों के अंदर। सो मैं कॉम्बिनेशन नहीं होता है बॉक्सिंग के अंदर। कोई ये नहीं है कि आपके अंदर कोई एक चीज़ अलग है तो आप उसकी वजह से हमेशा जीत जाओगे, इस तरीके से नहीं होता। ओके। गोल्ड मेडल वाली फाइट में कभी जब आप उस समय पे होगे 2010 में जी। जब आप रिंग के अंदर होगे, हम्म। क्या चल रहा था माइंड में? मतलब आपने ऐसा तो सोच के नहीं आए थे ना कि आज मैं जीत के जाऊँगा? तो क्या लगा था, मतलब सामने वाले को देख के कुछ लगा था कि इसको हरा सकता हूँ? होता है ना जैसे हम कुछ भी करते हैं तो एक वो होता है कि सिक्स सेंस आते हैं कि नहीं भाई इसको तो मैं हरा दूँगा। ऐसा कुछ नहीं, था? नहीं, इस तरीके से बिल्कुल नहीं था क्योंकि वो मेरे से लंबा था एक तो। हुँ। एक तो लड़का मेरे से लंबा था और वो ऑलरेडी एशियन गेम्स से गोल्ड मेडलिस्ट था। तो आपको उसकी टेक्निक्स वगैरह पहले से ही आपने थोड़ी बहुत स्टडी नहीं, की? नहीं, नहीं। नहीं? उस समय हमारे पास इतने मोबाइल नहीं थे और मोबाइल पे सबकी फ़ाइट नहीं थी। उस समय यूट्यूब इतना एक्टिव नहीं था, 2010 की बात कर रहा हूँ मैं। आजकल तो हम यूट्यूब के अंदर देख के बता सकते हैं, इसकी ये गलतियाँ अगर हम इस तरीके से करेंगे, तो हम इस फ़ाइट को जीत सकते हैं। लेकिन उस समय हमारे पास इतना यूट्यूब वगैरह चीज़ें नहीं थी, तो सिर्फ़ मैंने उसकी पहले वाली फ़ाइट देखी थी और वो भी जैसे उसकी मेरे से पहले फ़ाइट थी, तो मैंने थोड़ी देर उसकी फ़ाइट देखी 1-2 मिनट के लिए बस, फिर उससे मेरे को हो गया था कि मतलब ही इज़ अ गुड गाय, बट लेकिन मैं इसको हरा लूँगा। ओके, तो पहले से प्रेडिक्शंस कर लेते कि भाई मैं इसको तो हरा ही लूँगा। नहीं, आप रिंग के अंदर जाते हो तो आपको कॉन्फिडेंट महसूस होना पड़ेगा। अगर आप हुँ। रिंग में जाने से पहले ही हार गए, तो फिर आपको कोई जिता भी नहीं सकता। तो पहले राइट। ही आपको कॉन्फिडेंट महसूस होना पड़ेगा। सपोज़ मान लीजिए मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, कोई भी बच्चा एग्ज़ाम देने जा रहा है। अगर उसने पहले सोच लिया यार एग्ज़ाम बहुत टफ़ होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा इसको, तो उसके 99% चांस है वो नहीं कर पाएगा। हुँ। लेकिन अगर वो ये सोच के जाएगा नहीं मैंने अच्छे तरीके से तैयारी किया, अपना एक पॉज़िटिव एटीट्यूड किसी को लेके जाएगा, तो चांसेज़ हैं कि वो कर जाएगा। राइट। एक चैंपियन की जो ट्रेनिंग होती है मुझे लगता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है और उस चैंपियन की ट्रेनिंग से यूथ को बहुत सारी इंस्पिरेशंस मिल सकती है, लर्निंग मिल सकती है। जी। तो मैं आपकी ट्रेनिंग पे थोड़ा-सा बात करना चाहूँगा, कैसी ट्रेनिंग थी? देखो मैं 2000 के अंदर बॉक्सिंग करने लगा था। आज 23 साल हो चुके हैं। तो उसमें बिल्कुल बच्चा-सा था मैं। क्योंकि आपको पता है एक 8-9 साल आदमी की क्या एज होती है। उस समय मेरे फ़ादर ने मेरे को बॉक्सिंग के अंदर डाला था। फिर मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमारी ट्रेनिंग सबसे मुश्किल है, हुँ। क्योंकि अब हम एमएमए को भी देखने लग गए हैं। एमएमए इज़ टू डेंजरस। हुँ। तो बॉक्सिंग भी डेंजरस है लेकिन एमएमए से कम है, जो मेरे को लगता है। तो फिर जो भी नॉर्मल सब लोगों की ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग करता था, उसका प्लस मैं अपनी कुछ एक्स्ट्रा भी करने लगा। जैसे-जैसे मैं सेंसिबल हुआ, पहले दिन से नहीं, 4-5 साल बॉक्सिंग करने के बाद फिर मेरे को लगा कि इन बच्चों को हराना है तो मेरे को कुछ एक्स्ट्रा स्टफ भी करना पड़ेगा। जैसे वो ट्रेनिंग के बाद कहीं मौज-मस्ती करते थे, मैं अपने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के अंदर था, मैं टाइम पे खाता था, टाइम पे सोता था। और ये बातें सिर्फ़ कहने के लिए नहीं है, मैं करता हूँ इन चीज़ों को। मैं आज तक इन चीज़ों को करता आ रहा हूँ। क्योंकि अगर आपने भी 2 रोटी खाई और मैंने भी 2 रोटी खाई और मैंने 1 गिलास जूस अलग से पी लिया, तो मेरे साल के अंदर 365 जूस आपसे फालतू हो गए। तो शॉर्ट रन के अंदर नहीं, मैं लॉन्ग रन में आपको हरा लूँगा।
तो इस तरीके से यही मेरा माइंडसेट था कि कोई बंदा आज मेरे से अच्छा है, तो मैं स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के अंदर रह के उसको अब नहीं तो 2 नहीं तो 4 नहीं तो 6 महीने के अंदर मैं उसको हरा लूँगा। इस तरीके का मेरा माइंडसेट रहता है हमेशा से। और आज तक वो चीज़ें मेरी हैबिट हो चुकी हैं। अब मैं उन चीज़ों को चाहूँ तो भी नहीं छोड़ सकता मैं। हुँ। लेकिन कोई बात नहीं, कभी-कभी हम भी इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, कभी रात को नींद नहीं आती तो हम भी लेट तक जागते हैं, बट दैट आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट लेकिन इस तरीके से आपको रिगरस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आपको रिजिड होना पड़ेगा, आप सॉफ्ट नहीं हो सकते। आज के दिन कल कोच ने बोल दिया कि 5 किलोमीटर रनिंग है और आपके पैर में दर्द है, तो आप ये एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते, क्योंकि एक दिन आप जब फाइट करोगे, आप जब कंपटीशन के अंदर होगे, जब भी आपके पैर में दर्द होगा, तो आप क्या करोगे? तो आपको उस चीज़ के लिए वहाँ ट्रेनिंग के अंदर ही तैयार रहना पड़ेगा। आप ये नहीं हो सकता कि ट्रेनिंग के अंदर हाँ, हम आज जस्ट रिकवरी कर रहे हैं और वहाँ जाके हम अच्छा फाइट कर लेंगे, इस तरीके से नहीं होगा। ओके। एज़ ए एथलीट तो दुनिया आपको जानती है, दुनिया ने देखा भी है। एज़ ए पर्सन एथलीट के बाद एज़ ए पर्सन आपने क्या सीखा लाइफ़ से? बॉक्सिंग करियर से क्या सीखा? नहीं, बॉक्सिंग करियर से जो मेन जो चीज़ें सीखी हैं कि जिन चीज़ों के लिए आप एक दिन प्रे करते हो कि आपको काश ये चीज़ें मिल जाएँ, और जब आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं, तो उनकी वैल्यू घट जाती है। हुँ, आपकी लाइफ में उनकी वैल्यू घट जाती है। ओके। जैसे मैं किसी दिन प्रे कर रहा था कि मैं नेशनल के अंदर चैंपियन हूँ और मैं एक नॉर्मल सी जॉब लगूँ और अपने मदर फादर के साथ रहूँ खुशी से। ये मेरा सपना था। जैसे ही मैं एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल लिया, मैं हरियाणा पुलिस के अंदर डीएसपी लग गया। आई वाज़ वेरी हैप्पी, मतलब हैप्पी इन द प्राउड मोमेंट। वो भी 20 साल की उम्र में? 20 साल की उम्र में। हाँ, 20 साल की उम्र थी उस समय मेरी। तो मैं बहुत खुश था। परंतु आप है ना, एक समय के बाद आप देखते हो ना कि तो जैसे आपने वो चीज़ अचीव कर ली ना, आपने वो फ़ीट अचीव कर ली ना, हुँ, तो वो चीज़ आपके लिए उतना मैटर नहीं करती है। फिर आपको है ना, जैसे अगले साल मैं था, जैसे उस समय जिस समय मैंने जॉइन किया मैं बहुत खुश था। हुँ, अब अगले साल वो खुशी थोड़ी-सी कम हो गई, फिर वो खुशी कम हो गई, फिर वो नॉर्मल आपके रूटीन के अंदर हो गया। पहले दिन मैं एशियन गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट था, उसके बाद मैं नॉर्मल हो गया। तो आप जिन चीज़ों के लिए आप एक दिन प्रे करते हो ना, वो चीज़ें जैसे आपको मिल जाती हैं, तो उन चीज़ों की वैल्यू घट जाती है। मेरे को पता है आपके दर्शकों को ये चीज़ें पसंद नहीं आएगी, परंतु मैं अपनी लाइफ़ की रियलिटी बता रहा हूँ। हुँ। जैसे कोई आदमी किसी भी चीज़ के लिए प्रे करता है, एक बार वो चीज़ मिल जाती है, तो फिर उसके लिए उस चीज़ की वो वैल्यू नहीं रहती जो मिलने से पहले थी। इसको आप ऐसा बोल सकते हो ना कि वो देखो ह्यूमन का नेचर है कि हम ना हमारी इच्छाएँ की समाप्ति कभी है ही नहीं। जी, हम आज कुछ चाहिए, फिर कल को कुछ चाहिए, फिर परसों को कुछ चाहिए। राइट। लेकिन रिस्पेक्ट और वैल्यू का डिफरेंस होना चाहिए चीज़ों में। जो आपने अचीव किया है, उसको आप एज़ ए रिस्पेक्ट ले लो। जी, वैल्यू तो डेफ़िनेटली आप उन चीज़ों की करोगे जो चीज़ें आपको नहीं मिली हैं। जब वो राइट, मिल राइट। जाएँगी उसके बाद वो वैल्यू डेफ़िनेटली खत्म राइट, हो जाएगी। राइट, राइट। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी और मैं भी यही बात बोल रहा हूँ। लेकिन मेरा बोलने का तरीका थोड़ा-सा अलग है। तो यही बात है मेरी भी कि आपको जब तक कोई चीज़ नहीं मिली ना, आप उसके लिए प्रे करोगे, आप उसके लिए भगवान के पास जाओगे, आप जो भी कुछ करना करोगे, लेकिन एक हुँ। बार वो चीज़ आपको मिली तो उसकी उसकी वर्थ कम हो जाती है। मेरा टोटली कहने का मतलब ये है, उसकी वैल्यू आपकी लाइफ़ के अंदर कम हो जाती है। देन अगर मेरे पास आज एक मर्सिडीज़ है, आज मर्सिडीज़ है, मैं 1 दिन उसको चला के खुश हूँ, 10 दिन उसको चला के खुश हूँ, 12वें दिन मैं कोई पोर्श गाड़ी देखूँगा या मैं लैम्बोर्गिनी देखूँगा या मैं फेरारी देखूँगा, तो मेरी मर्सिडीज़ की खुशी कम हो जाएगी। फिर मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा। फिर जब मैं मर्सिडीज़ के बाद मैं पोर्श ले लूँगा, फिर मेरी आगे लैम्बोर्गिनी की तरफ हो जाएगी, फिर मेरी जेट की तरफ हो जाएगी। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें आपको मिल चुकी हैं ना, हमें उनकी वैल्यू करनी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या हैं, आगे बढ़ते रहते हैं और उन चीज़ों की वैल्यू नहीं करते, जो आपने अचीव कर लिया। पता है यूथ आपको जो देख रहा है ना इस समय पे, वो ये सोच रहा होगा माइंड में क्योंकि मैं भी एज़ ए कॉमन ऑडियंस ही हूँ कि यार बंदा 20 साल की एज में डीएसपी बन गया। बंदे ने 2010 में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आया। मतलब ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हो कि इससे बड़ी अचीवमेंट और क्या होगी? तो ऐसे यूथ को आपकी एडवाइस क्या रहेगी? देखो, बाकी यूथ आज के दिन बहुत ज़्यादा समझदार है और यूथ है ना, अपना खुद का दिमाग यूज़ करता है, किसी दूसरे के दिमाग से नहीं चलता हुँ, और वो सब सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हैं। हुँ, आप समझो मेरी बात को, यूथ सिर्फ सोशल मीडिया से ही इन्फ्लुएंस है। वो इंस्टाग्राम पे 2 घंटे लगाएँगे, वो फेसबुक पे 2 घंटे लगाएँगे, उसके बाद वो बात का निचोड़ निकाल लेंगे कि हाँ, ये है। लेकिन मैं यूथ अगर कोई यूथ मेरी बातें सुन रहा है और वो मेरी बात अगर मेरी एडवाइस मानना चाहे, तो अपने पेरेंट्स के कही के अंदर रहिए आप। और हर वो चीज़ गलत है जो आप अपने पेरेंट के सामने नहीं बता सकते। सपोज़ हुँ, मैं आज नशा करके आया हूँ, क्या मैं अपने पेरेंट के सामने बता दूँगा? नहीं नहीं। बता पाऊँगा मैं।
तो इसका मतलब वो चीज़ गलत है। क्या मैं आज चोरी करके आया हूँ? क्या मैं अपने पेरेंट्स के सामने बता पाऊँगा? नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है वो चीज़ गलत है। उनके सामने नहीं बता पाऊँगा। जो भी आप समाज के सामने, अपने परिवार के सामने खुल के बता सकते हो ना, मैं आज ये काम करके आया हूँ, तो वो चीज़ गलत नहीं है। ओके। अगर मैं पूछूँ सक्सेस आपकी नज़रों में क्या है? बिकॉज़ आप मुझे लगता है मैं द ऐसे देख रहा हूँ कि एक सक्सेसफुल बंदे के साथ में बैठा हूँ, एक सक्सेसफुल ऑफ़िसर के साथ में बैठा हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट। जी। आप क्या गाइड मतलब आपका क्या थॉट प्रोसेस सक्सेस को लेके? नहीं देखिए, हर एक आदमी की अलग-अलग मान्यता है सक्सेस को लेके, ठीक है? जो आज के दिन अगर मैं स्टेडियम के अंदर चला जाऊँ, तो बच्चे उन चीज़ों के लिए प्रे कर रहे हैं मेरा 1% बनने के लिए, हुँ, कि विकास भैया 3 बार ओलंपियन हैं। ही इज़ एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, कि हम कम से कम नेशनल मेडल लें और हम एक कहीं नौकरी पा लें। ये आज उनका एम है लाइफ़ का। तो उनकी नज़र में मैं सक्सेसफुल हूँ, ठीक है? लेकिन मैं सक्सेस को इस तरीके से मानता हूँ कि कितने लोगों को आप अपलिफ्ट कर पाए हो अपनी लाइफ़ के अंदर। वॉव! नाइस थॉट। हर आदमी देखो, मैं है ना, मैं खुद के लिए कितना ही कर लूँ, मैं और लोगों को मैं बैक टू द सोसाइटी क्या दे पाया हूँ। अब जैसे आपको बताता हूँ मैं, सक्सेस एक एक तरीके की खुशी है। अब आपको अभी रिसेंट का एक केस बता रहा था। मेरे पास एक मेरा सबॉर्डिनेट था, उसके कमर के अंदर दर्द हो रहा था और उठ भी नहीं पा रहा था। हुँ, तो आई हेल्प्ड हिम बाय माई सेल्फ। मैंने खुद अपने फिजियो को बुलाया और खुद इसकी ट्रीटमेंट कराई, एंड देन ही वाज लिटरली क्राइंग। वो मेरे से बात करता हुआ रो रहा था, मेरे हाथ को चूम रहा था कि सर आपकी वजह से मैं ठीक हो गया। तो दैट्स हैप्पीनेस, आई थिंक दैट्स सक्सेस। और मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग इस चीज़ के पास भी आ पा रहे हैं। खुद ही खुद करता जा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं। वो तो सब लोग ही करते हैं। आपने कभी ये कोई कुत्ता देखा हो, अपने बच्चों को तो वो भी दूध पिला रहा है, अपने बच्चों को तो वो भी रोटी दे रहा है। आपने कोई पक्षी देखा होगा, अपने बच्चों को तो वो भी खिला रहा है। शेर देखा होगा, चिड़िया देखा, अपने बच्चों को वो भी खिला रहे हैं। लेकिन मैं उसको सक्सेस नहीं मानता। सक्सेस ये है कि आप सोसाइटी को कितना बैक दे पाओगे। हुँ, कोई बच्चा नशा कर रहा है, आपकी ये एक गाइड से अगर वो सही रास्ते पे चला जाए, तो हाउ मच उसके पेरेंट्स को क्या असर पड़ेगा? उसके पेरेंट्स आपको कितना थैंकफुल होंगे, आपको नहीं पता, लेकिन वो आपके कर्मों के अंदर जुड़ रहा है। और आपके पेरेंट्स और उसकी फैमिली, उसकी होने वाली वाइफ़, उसके होने वाले बच्चा, उनको पता भी नहीं कि मैंने उनके लिए क्या कर दिया है। तो हुँ। उस लड़के की मैंने हेल्प की, तो ही वाज़ लिटरली गोइंग इन डिप्रेशन। उसकी मदर भी थोड़ा-सा ऐसे हो गई थी कि भई हमारा बेटा कभी उठ पाएगा या नहीं उठ पाएगा। फिर मैंने मेरे फिजियो को बुलाया अरविंद को, एंड देन ही ट्रीटेड हिम एंड नाउ ही इज़ बैक ऑन ट्रैक, ही इज़ वेरी थैंकफुल टू मी। तो मतलब ये नहीं है कि अब मैं उसकी थैंक की वेट कर रहा हूँ ताकि वो लोगों को बताए इस तरीके से, कि वो लोगों को बताए सर ने मेरी हेल्प की। बट लेकिन मैं उसको खुशी मानता हूँ। ये एग्ज़ाम्पल ही मैंने सिर्फ़ आपके सामने इसलिए दिया ताकि लोगों को पता लगे कि मेरी नज़र में सक्सेस क्या है। मैं ये बताना नहीं चाह रहा कि मैंने किसी की हेल्प की, परंतु ये रियल सक्सेस है। और आपको जो खुशी होगी ना, फिर दैट खुशी इज़ अनमैचेबल। और इसी से मुझे अगले सवाल का जवाब मिल गया कि जो ये सारी चीज़ें करते हैं, वो ही सक्सेसफुल लोग कहलाते हैं। होपफुली। ओके। आपने जिस हिसाब से आप बात कर रहे हो ना मतलब बहुत ही इम्पैक्टफुल लग रही है मेरे को चीज़ें। अगर मैं पूछूं लाइफ में पेन से कभी गुजरे हो? उस पेन को कैसे हैंडल किया है? क्योंकि आप एक यंग पुलिस ऑफिसर भी हो, एक एथलीट भी हो। उस पेन को कैसे हैंडल करें? अब वो पेन कैसा भी हो सकता है, वो पेन रिलेशनशिप का हो सकता है, राइट, वो राइट, पेन राइट। आपका गेम का हो सकता है, वो पेन आपका फैमिली का हो सकता है, वो पेन कुछ भी हो सकता है। देखिए मेरे को अभी तक मैंने लाइफ़ के अंदर है, जब से मैं बॉक्सिंग करने लगा तो मैंने कोई ज़्यादा डाउनफॉल्स देखे नहीं थे। हुँ, 2021 के अंदर ओलंपिक से 10 दिन पहले मेरा कंधा टूट गया, ये डिस्लोकेट हो गया। और आई वाज़ ट्रेनिंग वेरी मच हार्ड, आई वाज़ वेरी मच सीरियस, और परंतु मेरे को नहीं पता भगवान क्या चाहते थे, मेरा कंधा टूट गया। मैं ओलंपिक के अंदर जिस लड़के को मैंने हराया था, मैं उससे हार गया। अब उसके बाद मैं घर आ रहा हूँ। अब उसके बाद मैं घर हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, और मतलब वो मेरे लाइफ़ का डाउनफॉल था। और वहाँ से मैं काफ़ी परेशानियों से निकला हूँ। फिर मेरे को ये लगा कि यार, मतलब मैं जब ज़्यादा ज़्यादा परेशान हूँ, तो आप है ना किसी उसको देख लो जो अपंग है बेचारा। हुँ, जो अपंग है, जिसके हाथ-पैर वगैरह नहीं, फिर आपको पता लगेगा दुःख क्या होता है। थैंक गॉड भगवान ने मेरे को हाथ-पैर दिए हैं। फिर आप ये देखो कि उसके पास पेरेंट्स हैं, उसके पास ब्रदर सिस्टर्स हैं, किसी का भाई नहीं है, किसी के मदर नहीं है, किसी का फादर नहीं है। फिर थैंक गॉड मेरे पास वो सब कुछ चीज़ें हैं। तो देखो, अपने आप को मोटिवेट करना होता है उस समय, जिस समय आप पेन पेन के अंदर हो। हुँ, जैसे अभी-अभी मैं एक दोस्त की मदर से मिल के आया हूँ। सो मतलब उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो मैंने सिर्फ़ उनको यही चीज़ बताई, आप अच्छी तरह स्वस्थ हो,
बोले हाँ बेटा मैं स्वस्थ हूँ। तो आधी आपकी परेशानी है, आपको अच्छी तरीके से खाना मिल रहा है, अच्छे पैसे हैं, नॉर्मल पैसे हैं आपके पास। तो बोली हाँ नॉर्मल पैसे, बस फिर आप है ना 90% दुनिया से खुश हो। जो भी परेशानी है वो सिर्फ आपके दिमाग में है, धरातल पे कहीं भी परेशानी नहीं है। ओके। फिर उसके बाद फिर मैं उठा, फिर मैं दोबारा कैंप के अंदर गया, फिर मेरा हाथ ठीक हुआ, फिर मेरा हाथ दोबारा टूट गया। अब जैसे मेरे को इस हाथ की सर्जरी हुई है मेरी थोड़ा टाइम पहले, तो फिर मैं अब मेरा ये हाथ भी ठीक है। तो नाउ आई एम गेटिंग बैक ऑन द ट्रैक। अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन आप इसको एक तरीके से ये नहीं कर सकते कि नो दैट्स एंड, वी ओनली लूज व्हेन वी रिफ्यूज टू गेट अप। फिर मोहम्मद अली का बहुत अच्छा कोट है, वी ओनली लूज व्हेन वी रिफ्यूज टू गेट अप। तो जब तक हम उठते रहेंगे, जब तक स्टिल वी हैव चांसेस। ग्रेट। और अगर मैं पूछूं, हारना भी बहुत जरूरी है लाइफ में नहीं देखो सीखने के लिए? नहीं देखो, हारना, जब हम हारेंगे, हम सेटबैक्स लेंगे, तो उसी से हम लोग सीखेंगे। हम किसी दूसरे को बता सकते हैं कि अगर मान लीजिए मैं हारा ही नहीं हूँ, तो मैं किसी दूसरे को नहीं बता सकता कि मैं किस तरीके से आप लोगों को उस टाइम को सर्वाइव करना है, किस तरीके से गेट बैक करना है ट्रैक के ऊपर। तो हम उनको नहीं समझा सकते। परंतु देखो, सेटबैक्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। आप नहीं चाहोगे तो भी आप हारोगे। तो इसलिए इसको एक हार्श रियलिटी करके एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हाँ, हारना इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, वी शुड लूज़। ओके। अगर मैं पूछूं, बॉक्सिंग आपके लिए लव है या प्रोफेशन है? नहीं, बॉक्सिंग मेरे लिए लव है, हाँ। क्योंकि मैं इसके साथ चीट नहीं कर सकता। मैंने बहुत सारे, अब मेरे को परेशानी भी होती है बॉक्सर्स को देख के, जो जो मतलब बॉक्सिंग के अंदर जो आदमी अच्छे काम नहीं कर रहे। बॉक्सिंग की वजह से जिनको आज कुछ भी मिला है, मान ली कोई जॉब मिली है बॉक्सिंग की वजह से, या उनको एक पब्लिकली लोग जानते हैं, आज बॉक्सिंग को बेच रहे हैं वो लोग। तो मेरे को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, बिकॉज़ मैं बॉक्सिंग से प्यार करता हूँ, मेरा बॉक्सिंग लव है। आपको लगता है बॉक्सिंग का फ्यूचर इंडिया में कैसा, ब्राइट है या चीजें थोड़ी सी डगमगा रही है? नहीं देखो, अभी भविष्य की प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि हम्म। हमें 2021 के अंदर भी लगा था बॉक्सिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, हम ओलंपिक्स के अंदर जीतेंगे। परंतु इस बार मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इंडिया के सभी बॉक्सर जीते ओलंपिक में। ओके। कभी नॉकआउट हुए हो या कभी किसी को नॉकआउट किया है? नहीं, नॉकआउट किए बहुत हैं, हुआ भी हूँ 3-4 बार। बताओ ना, थोड़ा सा एक्सपीरियंस वो शेयर करो। नहीं देखो हाँ। नहीं, जैसे नॉकडाउन हुआ हूँ मैं, नॉकआउट नहीं हुआ। ओके। मतलब नॉकडाउन हुआ हूँ, पंच लग गया, मैं गिर गया, फिर मैं दोबारा खड़ा हो गया। अब जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ भिवानी में नॉकआउट हुआ था। हम्म। एक लड़के ने मेरे को पेट में मार दिया, मैं बैठ गया हाँ। और मेरे को सांस नहीं आ रहा है। और फिर मैं थोड़ी देर के बाद खड़ा हुआ, फिर दोबारा बॉक्सिंग की। ऐसे ही कई बार कैंप्स में भी हो जाता है। मतलब पंच आपको, पंच ये नहीं देखता कि विकास का चेहरा है या टाइसन का चेहरा है। पंच तो चिन्ह देखता है। एक बार मैं ऐसे ही मैं अब बात बता रहा हूँ, मैं एक यूएस के अंदर था और मैंने कुछ गलती कर दी और मेरे को पंच लग गया, और मेरे को कुछ घंटों तक वो आपकी है ना, जब आप नॉक डाउन होते हो या आपको कोई हार्ड पंच लगता है, तो आपकी वो मेमोरी ब्लॉक हो जाती है कुछ घंटे के लिए। हम्म। तो मेरे को, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ यार, मैं किस तरीके से गया था। मेरे को वो याद है कि मैं किस तरीके से वहाँ गया था, और ये याद है मैं किस तरीके से आया, लेकिन वो याद नहीं है कि वहाँ मैंने कैसे क्या किया। फिर मैंने ऐसा होता है? हाँ, होता है ऐसा। ओके। फिर मैंने बाद में वीडियोज़ देखी, तो फिर मेरे को हल्का-फुल्का कुछ याद आ रहा है, जैसे आप सपने में कोई चीज़ देखते हो, सिर्फ़ इतना ही याद है मेरे को, और कोई चीज़ याद नहीं है। तो आप जब भी आप नॉकडाउन होते हो या बिना नॉकडाउन, बिना नॉकआउट हुए भी, आपकी मेमोरी लूज़ हो सकती है। जैसे कई बार मैं स्पारिंग कर रहा हूँ और मेरे को ध्यान ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मेरी बॉडी ऑटोमेटिक काम कर रही है, मैं ऑटोमेटिक मार भी रहा हूँ, मैं जीत भी रहा हूँ, और नीचे उतरने के बाद देख रहा हूँ कि मैं जीत गया या स्टेनिंग खत्म हो गई। तो कई बार आपको ऐसा पंच लग जाता है, तो ये बॉक्सिंग के अंदर बिल्कुल नॉर्मल है। ओके। आपको ट्रेन किसने किया, कोच कौन है, उनका नाम या उनके बारे में कुछ बताना चाहोगे? नहीं, जैसे जैसे मैंने स्टार्टिंग में भिवानी से की थी, तो जगदीश कोच साहब थे, विष्णु कोच साहब थे, भूपेंद्र कोच साहब थे, जैसे वो साथ में कराते थे ट्रेनिंग। तो फिर मैं एएसआई पुणे में गया, वहाँ राजेंद्र मोरे थे, नरेंद्र राणा थे, मतलब अलग-अलग कोचेज़ के साथ मैंने ट्रेनिंग की है। ओके। और मैंने इंडिया के भी कई कोचेज़ के साथ ट्रेनिंग की है, मैंने यूएस के भी कई कोचेज़ के साथ ट्रेनिंग की है, तो मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेनिंग कर चुका हूँ। तो कोचेज़ की अगर लिस्ट बताएँ, तो मैंने 25 से 30 कोचेज़ के साथ ट्रेनिंग की है। ओके। आप इतने डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के प्लेयर्स के एथलीट के साथ में आप फाइट कर चुके हो, क्या लगता है इंडियन के बंदे, मतलब हम इंडियंस खड़े होने लायक हैं उनके सामने, या हमारे में है दूध घी वाली जान? नहीं, हमारे अंदर जो है वो मेनली, वो हमारे अंदर दिमाग ज़्यादा है, मेरे को जो लगा। अच्छा। मैंने जो एनालाइज़ किया है, हमारे अंदर दिमाग, और हम स्ट्रैटेजिकली उनसे अच्छे हैं। बट हमारे अंदर उन जैसी विल पावर नहीं है, मेरे को महसूस हुआ। हम्म। हाँ, कोई मेरे से बुरा मानेगा, तो मेरे को इस चीज़ का कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। हम्म। क्योंकि मैंने जो रियलाइज़ किया, जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, वो सिर्फ़ मेरे व्यूज़ हैं।
ये नहीं है कि वो बातें बिल्कुल सच है। मेरे को ये लगा कि हमारे अंदर वो विल पावर नहीं है। ऐसा कब फील हुआ, क्यों फील हुआ? नहीं, जैसे अब मैं यूएस के अंदर हूँ और मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग की तैयारी कर रहा हूँ। तो जिस तरीके से स्पायरिंग हो रही है, इस तरीके से कंपटीशन हो रहा है, तो मतलब मैं फाइट जीत गया 3 की 3। बट लेकिन मेरे को ये लगा कि मैं इनसे, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है और मैं प्रोफेशनल में अच्छा नहीं कर पाऊँगा। पता नहीं मैं इसके लिए बना हूँ या नहीं बना, तो आपको सेल्फ डाउट होने लग गए थे। तो मेरे को वहाँ जाके रियलाइज़ हुआ कि हमारे अंदर थोड़ी-सी विल पावर की कमी है। ओके, स्पीड में हम इंडियन बॉक्सर कैसे हैं? नहीं, स्पीड में ठीक है, हमारी स्पीड अच्छी है और सबसे बड़ी बात है हम लोग कनिंग हैं। हम्म। हम लोग टाइम पे मतलब अपनी स्ट्रेटजी बदल सकते हैं और हम लोग कनिंग हैं। बट मेरे को ये लगता है कि हमको अच्छे कोचेज़ नहीं मिले, नहीं तो आज ओलंपिक के अंदर इंडिया के काफ़ी मेडल्स होते हैं। मैं पूछूं बॉक्सिंग का फियर फैक्टर क्या है? देखो, आपकी कल फाइट है और आज रात को आपको नींद नहीं आ रही, अब वो तो फियर है, वो तो सबको ही होगा, वो नर्वसनेस है, वो सबको होगी। अगर मान लीजिए मैं सोच रहा हूँ कि एथलेटिक वाले को वो चीज़ नहीं होगी, उसको क्या, उसको 100 मीटर भागना ही तो है, उसको जेवलिन भी फेंकनी है। मैं सोचूँ रेसलिंग वाले को नहीं होगी, अरे उठा के पटकना ही तो है। मैं सोचूँ कि वेट लिफ्टिंग वाले को नहीं होगी, वो तो डेली का काम है। देखो, नर्वसनेस सबको होती है, कोई भी ऐसा चैंपियन है जो नर्वस नहीं हो। अगर उसेन बोल्ट भी ओलंपिक फाइनल भाग रहा है तो वो भी नर्वस है, उसको पिछली रात नींद नहीं है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने माइकल जॉर्डन की और इन सब की बायोग्राफीज पढ़ी है। मेरे को पता है कि फियर फैक्टर क्या होता है चैंपियंस के अंदर। परंतु बॉक्सिंग के अंदर एक नर्वसनेस अलग चीज़ है और एक फियर फैक्टर अलग चीज़ है। फियर फैक्टर ये है कि अगर आप नहीं भाग गए, अगर मान लीजिए हम एक 100 मीटर की रेस भाग रहे हैं और आप एशियन गेम्स के अंदर कम्पीट कर रहे हो, देखो नर्वस तो आप हो, आपको फियर नहीं है। नर्वसनेस आप जीत हार की वजह से नर्वस हो, परंतु आपको फियर नहीं है। बॉक्सिंग के अंदर एक फियर है कि आपको अगर चोट लग गई, आप अगर गिर गए, तो आप अपने घर वालों को क्या 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 फेस करोगे? क्या बताओगे आप अपने घर वालों को, कैसे गिरे? आप उनको ला ही नहीं कर सकते। रिंग के अंदर आपको पंच लग रहे हैं, दम 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 दम, और ये मीडिया वाले बहुत अच्छे हैं, ये स्लो मोशन करके दिखाते हैं उनको। सही ये कह रहे स्लो हो। मोशन करके दिखा रहे हैं उन चीज़ों को, तो आप ये बता भी नहीं पा रहे कि ये मेरे को नहीं लगा, वो आपको लग गया है पंच। पंच लग गया, फिर आपकी बेइज्जती हो रही है। तो बॉक्सिंग है ना, बॉक्सिंग एक फियरफुल स्पोर्ट है। मैं आपको समझाता हूँ कि ब्रूटल है, मेरे को लगता है थोड़ा बहुत ज्यादा, ब्रूटल है। है ना? बॉक्सिंग है ना, बॉक्सिंग इज स्पोर्ट। ये जो सारे जो बात कर रहे हो ये सब गेम है। आप भी किसी के साथ भाग के 100 मीटर भाग सकते हो, आप भी ओलंपिक चैंपियन के साथ 100 मीटर भाग सकते हो, आप भी ओलंपिक स्विमर के साथ 100 मीटर स्विमिंग रेस कर सकते हो, बॉक्सर के साथ नहीं कर सकते। बॉक्सर के साथ नहीं कर सकते। हाँ। यही तो डिफरेंस है, यही तो स्पोर्ट और गेम के अंदर डिफरेंस है। जो ये बातें कर रहे हो ना आप, ये सब गेम है। बॉक्सिंग इज ए ब्रूटल स्पोर्ट। और आपको लेटर स्टेजेस में जाके अगर आपके पंच ज़्यादा लग गए तो आपकी याददाश्त, मेमोरी लॉस होने लग जाती है। आपका अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, आप कुछ भी बोल रहे हो, आपको पता ही नहीं कि आप क्या बोल रहे हो। आपकी याददाश्त इतनी कमज़ोर हो जाती है कि 10 मिनट पहले आप मिल लिए और 1 घंटे बाद फिर से आप मिलना चाह रहे हो उस आदमी से, फिर आप उसका नाम भूल गए, ओहो हो मैं आपको जानता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद मैं आपको जानता हूँ। तो बॉक्सिंग है ना, बॉक्सिंग एक डेंजरस स्पोर्ट है। ओके, अगर बॉक्सिंग इंडस्ट्री में पूछूं या बॉक्सिंग स्पोर्ट्स में पूछूं स्पेशली, कौन से एथलीट को एडमायर करते हो? नहीं देखो, जैसे प्रोफेशनल बॉक्सिंग की बताऊं तो जैसे मैंने मोहम्मद अली की फ़ाइट्स देखी थी, फ्लोयड मेवेदर की फ़ाइट देखी थी, मैनी पैक्यूह की फ़ाइट देखी थी, तो मेरे को ये लोग बहुत अच्छे लगते हैं। और अमेच्योर की बॉक्सिंग देखूं, जैसे हमारे भी वहाँ के स्टार हैं विजेंद्र कुमार जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, अखिल कुमार जो ओलंपिक क्वार्टर फाइनलिस्ट है, मैं उनको देख के बड़ा हुआ हूँ, तो मैंने उनको एडमायर किया। तो फिर जैसे आप थोड़े से अच्छे लेवल पे चले जाओगे, आप उनके लेवल पे चले जाते हो, फिर आप प्रोफेशनल बॉक्सिंग को देखने लग जाते हो कि ये आदमी अच्छे हैं। ओके, अभी तक की फेवरेट और डिफिकल्ट फाइट पूछूं तो कौन सी रही है जो आज तक भी कहीं ना कहीं अनफॉरगेटेबल मेमोरीज में बनी हुई है आपकी? देखो, काफ़ी फाइट्स डिफ़िकल्ट रही हैं और काफ़ियों को मैंने मैनेज भी किया है। जो सबसे डिफ़िकल्ट फ़ाइट मेरी ये ओलंपिक्स वाली रही है, 2021 में ओलंपिक्स खेल रहा था मैं टोक्यो। मेरा हाथ डिस्लोकेट था, ये हाथ चल नहीं रहा था मेरा, और उस लड़के को मैंने पहले हराया था। तो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था मेरे लिए। तो वो एक ही हाथ से फिर आप लड़े थे? एक ही हाथ से लड़ा हूँ मैं। ओह, इस हाथ को मैंने घुमाने की कोशिश करी हाँ। और फिर घुमा नहीं है, फिर ये ऐसे गिर गया। ओह शिट। तो फिर वो मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट फ़ाइट थी और होपफुली मैं उसको कर लेता, बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। घर वालों का कितना सपोर्ट रहा है? नहीं, घर वाले देखो, पहले तो मदर फादर थे, हाँ। मदर फादर का पूरा सपोर्ट रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि माँ एक जननी है
मतलब अब आपको छोटा सा एग्जांपल दूँ, जैसे पहले हम बॉक्सिंग के अंदर जाते थे और हमारी चोट लगती थी। अब बॉक्सिंग के अंदर कभी भी आप जाओगे चोट लगे, कहीं यहाँ से नीला होगा, कहीं यहाँ से हुँ। पीला होगा, कुछ ना कुछ आपको होएगा बॉक्सिंग से। और फिर जैसे मान लें मैं नीला हो गया, मेरे को चोट लग गई यहाँ, तो मेरी मम्मी ने देख लिया कि हाँ, इसका मुँह थोड़ा सूजा हुआ है, तो मेरा आराम से दूध-वूध दिया, मतलब उसने बोला नहीं मेरे को ऐसे आम हिंदी भाषा में बोलते हैं इसको पुचकारते हैं, ऐसे मेरे को नहीं करा मेरा बेटा ये वो। तो फिर हुँ। मैं बोला मम्मी चोट लग गई। हाँ, ये पता है, फिर क्या हो गया? तो मतलब मेरी मॉम का जो अप्रोच था ना, वो फिर क्या हो गया वाला था। ये वाला नहीं था, हुँ। अरे मेरा बेटा क्यों चोट लग गई, कैसे क्या लगी? हाँ, फिर क्या हो गया? बॉक्सिंग कर रहा है, फुटबॉल नहीं खेल रहा तू, या तू टेबल टेनिस नहीं खेल रहा, चोट लगेगी तेरे को। और फिर नॉर्मली कल उसको मार के आना फिर। तो ये मेरी मदर के अप्रोच थे। तो मुझे लगता है कि आई थिंक आप बॉक्सर तो जो चैंपियन तो आप बाद में बने हो, बॉक्सर तो आप मुझे लगता है घर से ही बन के निकले थे। हाँ, मेरी मम्मी जो है, मेरी मम्मी बहुत एक टफ औरत है। और हुँ। वो जैसे मान ले मैं बचपन में भी कभी मेरे को याद आ रही है, जैसे मान ले मैं मम्मी से परेशान हो गया, मेरी किसी बात पे मान ले नहीं बन रही है, तो उन्होंने मेरे को खाना दे दिया, ले खाना खा ले। अगर मैं नहीं खा रहा, मैं नाराज़ हूँ, तो उसने मेरी मम्मी ने प्लेट उठा ली और रसोई में रख दी। भूख लगी तो अपना आप खा लेगा। तो मतलब मम्मी दैट फादर मेड का मी टफ। हाँ। दैट मेड मी टफ। आज हुँ। के दिन में है ना, मैं किसी भी परिस्थिति के अंदर रह सकता हूँ। मेरे को खाना नहीं मिला तो मैं रह सकता हूँ, मेरे को पानी नहीं मिला तो मैं रह सकता हूँ, मैं किसी भी स्थिति के अंदर रह सकता हूँ। मैं कितना ही परेशान है, मैं रह सकता हूँ, बिकॉज़ माय मॉम मेड मी लाइक दैट। वाओ! अभी मेरी वाइफ़ है, अब मेरी वाइफ़ है, शी इज़ लाइक माय मॉम। वो भी मेरे बच्चों को सपोर्ट नहीं करती इस तरीके से कि हाँ, वो नाराज़ है तो खाना उठा लेगी सामने से, नहीं, खा लेगा, बाद में खा लेगा, अपने आप भूख लगेगी। अब बच्चा कब तक उस चीज़ को रोक पाएगा? भूख लगी तो खाना खाएगा वो, आके माफ़ी माँग के खाना खा लेगा बस। तो इस तरीके से है। तो मतलब आई थिंक कि मेरी मॉम का सबसे बड़ा हाथ है इसके अंदर। रियली अमेजिंग एंड मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा जो आपकी मदर है, आई थिंक वो आपके फादर का रोल प्ले कर रही है जी। और जो आपके फादर है वो आपकी मदर का रोल प्ले कर रहे हैं। नहीं, मेरे मेरे फ़ादर जो हैं, वो मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और मेरे को याद नहीं आ रहा, मतलब देखो कभी-कभार अनबन हो जाती है क्योंकि मैं एक यंग जनरेशन हूँ। मेरे फ़ादर ओल्ड जनरेशन है। हुँ। उन्होंने उस समय देखा था जब गाँव के अंदर लाइट भी नहीं थी। मैं हुँ। उस समय पैदा हुआ जब मेरे फ़ादर के पास एक टू व्हीलर था। आप कौन से गाँव से हो? मैं पूछना भूल गया। नहीं, वैसे मैं हिसार में गाँव है, परंतु हमने गाँव 30 साल पहले छोड़ दिया था, तो ओके। हम उस तो मेरे फ़ादर उस समय पैदा हुए थे जब लाइट नहीं थी गाँव के अंदर, और मैं उस समय हूँ जब मेरे फ़ादर के पास टू व्हीलर था। मेरे बच्चे उस समय जब मेरे पास गाड़ी थी। तो इन लोग की हमारी थिंकिंग डिफरेंट है, मेरी और मेरे फादर की थिंकिंग डिफरेंट हुँ। है। तो सब चीज़ें, लेकिन मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मेरे फादर को हर्ट ना करूँ मैं, और मैं कोई ज़्यादा, मतलब मेरे पैसे भी मेरे फादर ही देखते हैं, मेरे सारे डिसीजंस मेरे फादर लेते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इन जिम्मेवारियों से मुक्त हूँ, ओके। कि मेरे को कोई ज़्यादा डिसीजंस वगैरह घर के लेने ना पड़े। जिसमें मेरे को थोड़ा सा ये लगता है कि इसके अंदर 19-20 हम बेटर कर सकते हैं, तो वो मेरे फादर को बताता हूँ, मेरे फादर उसको मान लेते हैं। तो माई फादर इज़ मच मोर ऑफ ए फ्रेंड टू मी। ग्रेट। पेरेंटिंग कल्चर कैसा है आज की डेट में? आपने तो 2 जनरेशन 3 जनरेशन देख रहे हो आप तो। जी। क्या आज की डेट में अगर मैं आपसे ही पूछूँ कि आप अपने बच्चों की पेरेंटिंग कैसे कर रहे हो? नहीं, मैं यूएस का एक पॉडकास्ट देख रहा था। हुँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा वो। हुँ। किसका देख तो रहे थे आप? आई डोंट रिमेंबर हिज़ नेम, बट मैं उसकी एक समरी बता दूँ 2 मिनट में, तो आप समझ जाओगे कि हुँ। किस तरीके से, आप अगर एक आप यूट्यूब के ऊपर सर्च भी करो तो भी आपको मिल जाएगा वो। तो उसके अंदर ये बता रहा था कि थर्ड जनरेशन के अंदर पैसे खत्म हो जाते हैं। कि देख हाँ, थर्ड बोला बोला जनरेशन जाता के है। अंदर पैसे खत्म हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की उसके ऊपर कि पैसे खत्म क्यों हो जाते हैं? हुँ। कि मेरे फादर एक गरीब थे सपोज़, अब उन्होंने पैसे कमाए और फिर वो अमीर हो गए, तो उन्होंने अपने बच्चे को वो नॉलेज और वो हार्ड वर्क देने की बजाय उन्होंने दे गिफ्टेड मी मनी, उन्होंने मेरे को पैसा दे दिया। हुँ। तो मतलब हमको वो चीज़ें पास ऑन करनी चाहिए जिससे हम लोग आज अच्छे हुए हैं। अब जैसे मैं सुबह 5 बजे उठ के ट्रेनिंग पे जाता था, और जब इस हिसाब से मैं चैंपियन बना हूँ, और अगर मैं मेरे बच्चों को ये चाहूँगा कि वो 7 बजे उठ के ट्रेनिंग पे जाएँ, तो क्या वो चैंपियन बन सकते हैं? सिंपल सी बात है, बस यही बात समझने की बातें हैं। जो रिच हो जाते हैं, वो अपने बच्चों को पैसे दे देते हैं, वो हार्ड वर्क देने की बजाय जो उन्होंने किया है। हर जगह आप पढ़ोगे, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। उन्होंने भी हार्ड वर्क के आज मान लें कोई आदमी आईपीएस लग रहा है, कोई आईएफएस लग रहा है, कोई भी कुछ भी लग रहा है, हुँ। मतलब एक अच्छे लेवल पे हो जा रहा है, तो वो अपने बच्चों को वो हार्ड वर्क नहीं देता, वो अपने बच्चों को पैसे पकड़ा देगा, गो एंड एन्जॉय। तो थर्ड जो जनरेशन होती है फिर वो ब्रोक हो जाती है।
इस तरीके से यूएस की एक स्टडी ने कंडक्ट किया और मेरे को लगा कि इंडियंस को भी इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि अपने बच्चों को पैसे तो दें, वो तो एक लग्जरी दे दें वो, लेकिन जिस वजह से आपने पैसे कमाए ना, आप उनको गुण भी दें ताकि वो भी आगे बढ़ सके। ओके। अगर मैं एक सवाल पूछूं, देखो थोड़ा सा अटपटा है, जी। ठीक है, एज ए प्रोफेशन में, चाहे आप अभी महकमे में हो या आप अपने प्रोफेशन में थे बॉक्सिंग के करियर में, या एज ए पर्सन भी जी। झूठ का सहारा लिया कभी करियर में? नहीं देखो, अब टू बी ऑनेस्ट तो कभी कभी हमें झूठ बोलनी पड़ती है, परंतु मैंने ऐसी झूठ कभी नहीं बोली जिससे किसी का नुकसान हो। आज तक भी मेरे को कोई याद नहीं आ रहा कि मैंने किसी का नुकसान करने के लिए कोई झूठ बोली है। ओके। हाँ, ये हो सकता है, जैसे अभी मान लीजिए अब मेरे फादर पूछेंगे तू कहाँ है, तो अब मैं मार्केट में नहीं हूँ, मैं रोड पे हूँ, तो ये इसको मैं झूठ नहीं मानता। लेकिन आप झूठ से किसी का अफेक्ट करोगे ना किसी को, तो वो झूठ है। और आपको इंटरेस्टिंग का बात बता रहा हूँ, मेरा रोनाल्ड सिम्स मेरा कोच था, यूएस के कोच थे और वो मेरी ट्रेनिंग कराया करते थे। तो मैंने उनको काफ़ी टाइम रियलाइज़ किया, 3 साल के बाद मैंने उनसे पूछा कि रोन व्हाई डोंट यू लाई? आई हैव नेवर हर्ड यू लाइंग। तो फिर उसने मेरे को बहुत अच्छी बात बोली, यू ओनली लाई व्हेन यू आर अफ्रेड एंड आई डोंट नीड टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। तो इस तरीके से बोला, तो फिर मैंने उस बात को अपने पल्ले गांठ मार ली। माँ ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर सपोज़ मान लीजिए मैं कैंप के अंदर हूँ, अगर मेरे को मैं सुबह ट्रेनिंग पे नहीं गया तो मैं झूठ क्यों बोलूँगा? क्योंकि मेरे को डर है कोचेज़ का। अगर नहीं होगा तो मैं बता दूँगा कि कोच आई वाज़ फीलिंग स्लीपी दैट्स व्हाई आई मिस्ड द ट्रेनिंग। अगर मेरे को डर होगा तो मैं झूठ बोलूँगा, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, कान में दर्द हो रहा था। या ड्यूटी के अंदर भी आप देखो, अगर आप अपनी ड्यूटी के ऊपर खड़े नहीं हो, आपने अपना काम नहीं किया, फिर आप 100 तरीके के बहाने बनाओगे, वो बहाने झूठी है। तो मैंने ये चीज़ Okay. रियलाइज़ की कि वी ओनली लाई व्हेन वी आर अफ्रेड। और अगर आपको किसी चीज़ का डर नहीं तो आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम सब इंटरनली अगर जाके देखें तो ये बात सच भी है। नजरिया ठीक होना बहुत जरूरी है आपका, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आपका प्रोफेशन हो, चाहे आपकी डेली भी लाइफ हो। जी, बिल्कुल। आदमी का नज़रिया ही उसकी मतलब उसके फ्यूचर को डिसाइड करता है। आप अगर एक गिलास है, एक गिलास रखा है, आप उसको ये देखोगे आधा खाली आधा भरा है। अब दोनों आदमियों को दिख रहा है वो। एक को दिख रहा है आधा खाली, एक को दिख रहा है आधा भरा है। तो जो आधा भरा वाला वो पॉजिटिव एटीट्यूड से चल रहा है, आधा भरा है। मेरे को अगर आप आज पूछोगे कि क्या मैं नेशनल चैंपियन हो सकता हूँ, अभी तुमने बॉक्सिंग नहीं की है, तो मैं बोलूँगा तुम हो सकते हो, बट तुमको उतना हार्ड वर्क करना पड़ेगा। किसी XYZ से पूछो, उन्होंने बकवास कर रहा है, विकास नहीं हो सकता। वो इस तरीके से बोलेगा और मैं इस तरीके से बोलूँगा। तो सबका अपना अपनी चीज़ों को देखने का एक नज़रिया होता है। अगर मैं पूछूं दोस्ती आपके लिए क्या है? नहीं, दोस्ती देखो, हर रिश्ता हमें भगवान ने दिया है, वो हमारे काबू से बाहर है। दोस्तियाँ बना सकते हैं अपने, जैसे मैं अपने मदर फादर चेंज नहीं कर पाऊँगा, मैं अपने भाई बहन अपने बच्चे चेंज नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं रिलेटिव चेंज नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं अपनी दोस्ती चेंज कर सकता हूँ। दोस्त क्या होता है, अपने आप हम लोग किसी को सिलेक्ट करते हैं। सपोज़ मान लीजिए, इस बारे में मेरा ये है, अगर मेरे अंदर 10 गुण हैं और किसी के अंदर 8-9 गुण मिल गए तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त हो जाएगा। आपको कई बार आपने रियलाइज़ किया होगा कि कोई बच्चा आपको दिख रहा है और आपको बेमतलबी उससे परेशानी हो रही है। उसने आपका कुछ किया भी नहीं, ना ही आपने उसका कुछ किया है। तो आपको उसकी फ्रीक्वेंसीज़ इस तरीके से आ रही हैं, तो फिर वो आपका दोस्त नहीं है। आप मान लें मैंने किसी से दोस्ती की, मेरे 10 गुण हैं, उसके 10 गुण हैं, तो हमारे मैच हो गए तो हम हो जाते हैं दोस्ती। तो लेकिन इसके अंदर एक बात है जो मैंने अभी रियलाइज़ की, मान लें कुछ समय पहले से रियलाइज़ की। सपोज़ मान लीजिए आज के दिन हमारे गुण मिल रहे हैं, थोड़ी-सी दिन के बाद, कुछ टाइम के बाद आपका फ्रेंडशिप सर्कल और हो गया, आप और लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने लग गए, मैं और लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने लग गया, मेरे विचार दूसरे हो गए तो आपके विचार दूसरे हो गए। तो उस समय आपको परेशानी होने लग जाती है एक दूसरे से, फिर आपकी दोस्ती ब्रेक हो जाती है। तो मेरे को मोटा-मोटा ये है, दोस्ती सिर्फ़ विचारों से ही होती है। पॉडकास्ट स्टार्ट से पहले आपने बोला था कि मेरे अंदर घमंड आ गया था। हुँ। तो जब डीएसपी आप बने, गोल्ड मेडलिस्ट आप थे, तो कैसे मैनेज किया उस चीज़ को? घमंड को कैसे मैनेज किया? नहीं देखो, जब मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसका द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग इस टाइप से कोई बुक थी। ये पता नहीं, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, मैंने 2-3 किताब पढ़ी थी उस समय। तो मेरे को ये लगा कि जब भी आपके अंदर थोड़ा-सा आप प्राउड महसूस करने लगे हो, देखो एक प्राउड होना, मैं इसको ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं मानता। मैं आज घमंड में हूँ, मैं ये हूँ। नहीं, प्राउड एक अलग चीज़ हो गया, घमंड एक अलग चीज़ हो गया। प्राउड तो ठीक है, आपने कुछ चीज़ अचीव कर प्राउड ली तो उसका भाई है, प्राउड घमंड का कज़न भाई है। अच्छा, ओके। वो पता नहीं कब वो कज़न चेंज कर दे। आज के दिन मैं प्राउड ही हूँ और थोड़ी देर बाद आप आगे तो वो घमंड में चेंज हो गया। आज के दिन मैं हूँ, आज के दिन अभी मैं एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अभी कोई नीचे वाला आ गया मेरे सामने तो वो अभी एरोगेंट हो गया ना मैं।
वहीं के वहीं। तो मैंने वो चेंज कर लिया ना, वो कज़न भाई ने चेंज कर लिया एक दूसरे को। तो ये है। तो फिर आपको एरोगेंट नहीं होना चाहिए और आपको प्राउड भी कम ही होना चाहिए। फिर जैसे मेरे अंदर ये चीज़ें महसूस होने की, मैंने लगा के मैं इन चीज़ों की तरफ जा रहा हूँ, फिर मैंने देखा कि मेरे से ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं। कोई आईपीएस लगा है 21.5 साल के अंदर और नाउ ही इज़ डीजीपी ऑफ हरियाणा पुलिस। वो आईबी के डीजीपी हैं, वो इतने ऊपर लेवल पे हैं। किसी ने मेरी उम्र के अंदर ही इज़ अ बिलियनियर नाउ। सो व्हाट द फक आई हैव अचीव्ड। तो इस तरीके से मैंने खुद को डाउन किया। जब भी आपको प्राउड मोमेंट फील होने लगे तो आप अपने से ऊपर वाले को देख लो, आप ऑटोमेटिक डाउन आ जाओगे। जब भी आप डाउन फील होना स्टार्ट करो, आप अपने से नीचे को देख लो, आप फील होना शुरू हो जाओगे। तो ये आपने खुद ही रियलाइज किया, कभी किसी ने बोला यार दोस्त ने कि इनका ना भाई डीसीपी लग गया तो ज्यादा घमंड आ गया ना क्या? ना 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 हैं? ना मतलब मेरा फ्रेंडशिप जो सर्कल है वो लिमिटेड सा ही है। ओके। तो फिर नहीं, इस तरीके से मेरे को कोई परेशानी नहीं होती तो मैं उनसे बात करता हूँ। फिर मैं एक बार, मेरे दोस्त है एक हेमंत है कुश्ती का कोच, मैं उससे बात कर रहा था। तो मैं बोल रहा था यार ये हेमंत, ये लोग चीट क्यों करते हैं, मेरे को परेशानी होती है यार। हम आपस में, हम दोस्त हैं, हम बात कर रहे हैं, सपोज मान ले मेरे को कोई परेशानी हुई, मैं आपके पास फ़ोन करूँगा, पदम यार ये लोग चीट क्यों करते हैं? तो फिर आप बताओगे यार, आप अपना कोई जवाब दोगे। तो उसने मेरे को बहुत अच्छा एक जवाब दिया। मैं बोला यार ये फेक चीज़ें क्यों करते हैं? मान ले कुश्ती को लेके, बॉक्सिंग को लेके, एथलेटिक को लेके, कोई स्टडीज़ को लेके, किसी भी चीज़ को लेके फेक क्यों करते हैं? ये लोग मेहनत क्यों नहीं करते? तो उसने मेरे को बहुत सटीक सा जवाब दिया। आप सुनना मेरे को इस बात को। जी जी। वो बोला कि भाई आपके पास फॉर्च्यूनर है, किसी दूसरे के फॉर्च्यूनर कमानी है तो क्या करें? मैं बोला वो मेहनत करे। मेहनत करने से क्या सब आप जैसे हो जाएँगे? तो मैं बोला यार देख, आदमी इस लेवल पे, देखो मैं पॉजिटिव आदमी हूँ। मैं बोला देख, ज़्यादा मेहनत करेगा तो हो जाएँगे। मतलब भाई सबको भगवान वो सारी चीज़ें नहीं देता। लेकिन उनको भी वो ऐशो आराम चाहिए जो आज आपको है। तो उनको ऐशो आराम का उनका तरीका दूसरा है। उनका तरीका है फेक चीज़ों को प्रमोट करके, झूठ सच बोल के, किसी तरीके सोशल मीडिया के अंदर आके या कोई भी दिखावा करके, कुछ भी XYZ करके, ये उनका है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप ये ना करो। तो मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी यार। और वो लड़का इंटरनेशनल नहीं है, वो लड़का सिर्फ एक नॉर्मल कोच है। इतनी अच्छी बात उसने मेरे को बताई। बोले यार वेरी गुड यार, तूने मेरे दिमाग की परेशानी आधी हल्की कर दी। हाँ, वो बोला भाई वो कर रहे हैं तो करने दो, फिर आपको क्या है? मैं बोला हाँ ये बात तो ठीक है, आप उनसे साइड स्टेप हो जाओ। बस मैं साइड स्टेप हूँ। पूरी लाइफ के करियर में, प्रोफेशन, पर्सनल, कभी रिग्रेट फील हुआ आज तक किसी चीज को लेके? नहीं, रिग्रेट तो सबको होगा। रिग्रेट तो अपना जो सबसे टफेस्ट जो बॉडी बिल्डर है, रोनी कोलमैन, हाँ। उसको मैं सुन रहा था थोड़े दिन पहले। अभी उनका पॉडकास्ट भी आता है, उनका वो पॉडकास्ट बहुत अमेजिंग बियर पॉडकास्ट बाइसेप्स है, पे बियर आया बाइसेप्स, था। नहीं, हाँ। बियर बाइसेप्स वाला नहीं सुना मैंने। मैं एक उनका पुराना जो पॉडकास्ट, रोगन पे भी था शायद उनका। हाँ होगा उनका, हाँ। लेकिन मैंने उनको पुराना सुना था। तो बोला व्हाट इज़ योर रिग्रेट? तो उसने इतनी मार्मिक बात बोल ली है। बोले पता नहीं वो किसी दिन एक स्कोट लगा रहे थे 215 या 240, मेरे को उसका वो याद नहीं है कितना पर्टिकुलर वेट था। तो वो बोल रहे थे कि मैंने एक स्कोट लगा दी, मेरे अंदर 2 की और जान थी और बस मेरे फ़ियर ने खुद को रोक लिया कि कहीं कुछ हो जाए। मैं लगा सकता था लेकिन मैंने लगाई नहीं। और आज के दिन उस आदमी को मल्टीपल सर्जरीज़ है, ही कैन नॉट वॉक। बट लेकिन देखो करियर के प्रति कितना सकारात्मक था कि काश मैं वो मार देता जिसको कोई ना तोड़ पाता। रोनी कोलमैन की स्टेटमेंट है ये। तो रिग्रेट्स तो हम सबको होते हैं। कभी सपोज़ मान ले मेरे को भी रिग्रेट था कि काश मैं ज़्यादा थोड़ी-सी डाइट पे कंसंट्रेट कर पाता, थोड़ा-सा और डिसिप्लिन्ड रह पाता, कोचेज़ का अच्छे से इज़्ज़त कर पाता। देखो हमेशा हर आदमी को रिग्रेट्स होते हैं। तो थोड़े-मोड़े कुछ मेरे को भी थे। मैं इस तरीके से, मैं ऐसी बॉक्सिंग खेलता तो मैं उस तरीके से वहाँ जीत जाता, ऐसी लेकिन चलो हमारा जो जो भी भगवान ने हमारी मदद की है ना, वो भी सबकी नहीं की। राइट। मैं सिर्फ़ इस चीज़ को सोचता हूँ कि मेरे को जो नहीं मिला ना, ठीक है वो चीज़ मेरे को नहीं मिली, परंतु मेरे को जो मिला वो भी किसी को नहीं मिला। वाह! आप एज़ ए बॉक्सिंग, आपका एक ब्रूटल स्पोर्ट्स है, जी, ठीक है? उसमें आपको पता है कि भैया चोट भी लगेगी, सारे लगे, लेकिन आपने फिर भी अपनी लिमिट्स को पुश किया। जी। तो मुझे लगता है कि आई थिंक बहुत अच्छा है, और जो यूथ आज आपको सुन रहा है कहीं न कहीं एडमायर भी करेगा, और उनको पता भी लगेगा कि भैया इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद भी कि कितना ग्राउंडेड होया जा सकता है लाइफ में, कि हर चीज़ का टाइम होता है ना हर चीज़ का। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ टाइम से ही मिलती है, टाइम से ही समझ आती है। मैंने एक चीज़ देखी है मेरा मतलब लाइफ़ के अंदर कई बार ऐसा सिचुएशन आया था जब मैं कोई फ़ाइट नहीं जीत सकता था और वो भी मैं जीतता हूँ। और ऐसी सिचुएशन भी आई है कि अब मैं नहीं हार सकता, वो भी आ रहा हूँ मैं। तो मेरे को ये है जब भगवान को देना होगा ना वो तुमको देगा। तुम अपना सिर्फ़ हार्ड वर्क करते रहो, भगवान के नाम लो, अपने अच्छे विचार रखो और जो उसको देना है, जो तुम डिज़र्व करते हो वो देगा वो।
इस नहीं, तरीके से नहीं देगा तो कान के पीछे से दे देगा। अगर उसको देना है तुम रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। ओके। कभी ऐसा हुआ है कि आप जा रहे हो कहीं पे, पुलिस ने पकड़ लिया हो, हुँ। मान लो कई बार होता है ना, पेपर्स जी, नहीं जी। होते, जी, जी। तो कभी परिचय देने की जरूरत पड़ी है? नहीं, अब नॉर्मल अपने जो पुलिस की जो इमेज है ना लोगों के बीच में, वो थोड़ी-सी गलत है। पता, हाँ, आपका ये मुद्दा बिल्कुल ठीक है, कि एज ए कॉमन इंसान ना डरते हैं यार हम, जी। पुलिस वालों से डरते हैं हम। हुँ। अबे क्यों डरते हैं, ये तो मेरे को नहीं पता, वो आप बताओ। नहीं, देखो हमारी पुलिस के बारे में जो राय है, वो कॉमन मैन के अंदर, पुलिस के अंदर राय जो गलत है। पुलिस वाले को आप लोग ठुल्ला बोलोगे, उसको मामा बोलोगे, उसको और कोई अपशब्द यूज़ करोगे। यहाँ देखना आप, अब ये यहाँ राजीव चौक पे देखना आप, पुलिस वाले पूरा दिन धुआँ सूंघेंगे, उनकी लाइफ आपसे 10 साल कम हो जाएगी। क्या आपने कभी उसको एडमायर किया है कि देखो यहाँ पे खड़े हैं, हमारी सेफ्टी के लिए खड़े? नहीं किया। पुलिस वालों को जब भी लोगों को देना है, मैंने लोगों के अंदर ये देखा जब से मैं पुलिस में लगा हूँ, उसके बाद तो थोड़ा-सा मेरे सामने अवॉइड करते हैं, लेकिन वो देते हैं। पुलिस वाले गंदे होते हैं, मैंने हमेशा पुलिस वाले की गंदी बात ही सुनी है। अच्छी बात कोई रेयर बोलता है। किसी की लड़की को कोई भगा के ले गया, पुलिस वाले ने छुटाया। किसी का चोर पकड़ लिया, चोर को पुलिस वाले ने रिकवरी करवाई। किसी ने मर्डर कर दिया, मर्डर को पुलिस वाले ने पकड़ा। तो जो जिन आदमियों के साथ न्याय हुआ ना, उनको सामने आके बोलना चाहिए कि पुलिस वाले गलत नहीं होते हैं। हाँ, कुछ लोग गलत भी हो सकते हैं। इसके अंदर मेरे को ये नहीं बोला कि मैं 100% पुलिस सही है। परंतु वो भी एक कॉमन मैन ही है। अब मैं आप लोगों के साथ बैठा, मैं ही पुलिस वाला हूँ। हम्म, तो इस तरीके से है ना, पुलिस को कभी ज़्यादा नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। आप एक बार उनका हार्ड वर्क देखोगे ना, 24 घंटे की 24 नौकरी है। घंटे की नौकरी है, 24 घंटे की नौकरी, कभी भी थाने में फ़ोन करके बुला लेंगे, भई आ जाओ, आपको उस मर्डर के लिए जाना, उस तफ्तीश के लिए जाना है, आपको ये करना है। ऊपर से अफ़सर्स के फ़ोन, ऊपर से कोई पॉलिटिकल प्रेशर, और आप ये देखना रैलियों के अंदर पुलिस वाले किस तरीके से पागल की तरह 2-4 दिन पहले रिहर्सल करते हैं और सारे दिन वो रोड पे खड़े रहते हैं। तो आई थिंक ये नहीं कि मैं पुलिस में हूँ, लेकिन हमें पुलिस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके। अच्छा, मेरे को एक मतलब ये मेरा पर्सनल सवाल है, मैं एज ए ऑफिसर आप हो तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। अभी एक यूपी में केस हुआ था, ठीक है, ज्योति मौर्य वाला, आपको जी, अगर जी, जी। सुना हाँ, हो, नहीं पता है मेरे को। आपके क्या विचार हैं उसमें? नहीं देखो, एक औरत से लेके हम सभी औरतों के बारे में कोई राय नहीं बना सकते। हम्म, औरत त्याग करती जभी घर चलता है। आज मेरी वाइफ त्याग कर रही है, उस वजह से आज के दिन मैं उस फोर्ट के अंदर हूँ। मेरी मम्मी ने त्याग किया जब आज के दिन मैं ऑफिसर हूँ। ये नहीं बोल रहा मैं। देखो भाई, इक्का दुक्का तो मैं मान सकता हूँ। आज शिवाजी को जीजाबाई के नाम से जाना जाता है। राम को, ये भगवान श्री कृष्ण को यशोदानंदन, देवकी नंदन, श्री राम को कौशल्यानंदन, हम्म, और भगवान हनुमान जी को। तो हमेशा है ना, औरत को हमने हमेशा प्रायोरिटी दी है और औरत को प्रायोरिटी देनी भी चाहिए, क्योंकि नारी जब संघर्ष करती है जभी घर चलता है। आप एक नारी से किसी को, पूरी आप औरत कम्युनिटी को आप ये नहीं कर सकते कि सभी औरतें इस तरीके से होती हैं। हाँ, उसकी भाई हो सकता है कोई मजबूरी रही या कोई भी बात है, उस बारे में मेरे को नहीं पता कि उन्होंने गलत किया भी है या नहीं किया है। लेकिन आप एक नारी के ऊपर आप सभी नारियों को ब्लेम नहीं कर सकते, और मेरे को लगता नहीं कि वो गलत है। ज्योति मौर्य, हो सकता है भाई केस की इन्वेस्टिगेशन होगी तो क्या पता कुछ और तथ्य निकल के आ जाएँ। तो आप नारी त्याग करती जभी घर चलता है। नहीं, ये तो मैं फैक्ट है वैसे, ये बात तो है, आदमी तो क्या बाहर चला जाता है काम करने। हम छोटी-छोटी चीज़ों को रियलाइज़ नहीं करते कि औरत क्या हम्म, कर रही है। छोटी-छोटी चीज़ों को रियलाइज़ नहीं कर रहे। अब मान ले मेरा बच्चा मेरी मेरी वाइफ़ के साथ सो रहा है, अब रात को पेशाब करेगा। अब मैं सो रहा हूँ ना, तो मैं उसके जूते मारूँगा। मेरी वाइफ़ उसको प्यार से मना के बाथरूम करवा के लाएगी। हम्म, तो नाउ यू सी द सैक्रिफाइस, हमने राइट, देखा ही नहीं कभी वो। राइट, और वो सारी रात सो रहा है, कभी वो नहीं, वो मान ले अब सर्दी आ गई, वो चादर नहीं ढक रहा। तो चादर नहीं ढक रहा है तो उसको मेरी वाइफ़ करेगी, जैसे मेरी मदर ने किया, सबकी मदर्स करती हैं। फिर लाइट चली गई, तो फुली चलो आजकल तो एसी जनरेटर आ गए जो मान लें हम इस तरीके से करते हैं। अदरवाइज़ मैंने औरतें ऐसी भी देखी हैं जो पूरी-पूरी रात बैठ के हवा करती हैं, बिजनेस है। बच्चे के साथ। हाँ, हाँ, पहले तो लाइटें वाइटें कहाँ होती थी, बिजनेस हाँ, चलते थे काम में। बिल्कुल। उस बिजनेस से पूरी रात उसकी हवा करेंगी ताकि बेटा अगले दिन स्कूल के अंदर चला जाए। और वो बच्चे फिर बाद में जाके ये बोलते हैं ना, यार मैं अपने दम पे बुला हूँ, मैं अपने दम पे आज आईएएस बना हूँ, वो गलत है बात। ये बहुत सही मैसेज दिया आपने, कसम से बहुत सही मैसेज है ये। भई आप नॉर्मल सी चीज़ देख लो आप, भई संगति भी आपको अफ़ेक्ट करती है, सारी चीज़ें अफ़ेक्ट करती है, लेकिन आपको जो बेसिक है ना वो आपकी मदर है। जो बेसिक आपकी मदर है, क्योंकि मैंने उस चीज़ को रियलाइज़ किया है। मैंने औरों की मदर भी देखी है, जिस तरीके से वो लोग पुश करते हैं। देखो, सही रास्ता दिखाने वाला तो कोई भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो ही आप सही रास्ते पे काम कर सकते हो।
हर एक आदमी ये बोलता है जैसे कि हाँ या आई अचीव्ड लॉट बिकॉज ऑफ दिस, मदर का नाम नहीं ले रहे। सबसे पहले तो वही है, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। उसने बचपन में सेक्रीफाइस किया था, दूध कम आया था और तेरे को दूध पिलाया उसने। तो ये मत बोल के तू इतना स्ट्रॉन्ग अपने जिम करने की वजह से है, तो अपनी मदर की वजह से स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है इससे बढ़िया मैसेज कुछ हो नहीं सकता। जी। सो मैं मतलब एट लास्ट में यही बोलूँगा, थैंक यू सो मच सर। आपने अपनी जर्नी, अपने लाइफ के इतने डीप नॉलेज आई थिंक ऑडियंस तक पहुँचाई है, और कभी कुछ फिर मौका मिला तो आपको हम फिर से बुला लेंगे सर, जी। है ना? सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी, नमस्कार।